वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हम बात कर रहे थे भारत के जनसंख्या का स्थानिक वितरण, तो जनसंख्या का स्थानिक वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि की सामाजिक आर्थिक उलझने एवं नगरीकरण की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सामाजिक स्थिति के अनुसार बाद उसका जो भारत में नगरीकरण की जो गति मिली वो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर से जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुए उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ भारत का मानचित्र है आपके। हाँ, तो भारत में जो नगरीकरण बढ़ा है, तो नगरीकरण के पीछे बढ़ने के पीछे जो मुख्य कारण क्या रहा है कि मैं कह सकता हूं कि शिक्षा, सुविधाएं, चिकित्सा। सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि नगरीकरण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। नगरीकरण बढ़ने का मुख्य कारण वहां पर लोगों की शिक्षा है, शिक्षा, रोजगार है और जीवन स्तर का जो जीवन जीने का तरीका है वो उच्च स्तर बढ़ाना है। यानी कि अगर गांव में हाई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जैसे कि जीवन जीने के लिए उच्च पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता है, तो लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। गांव में रोजगार नहीं मिलते, रोजगार की कमी की वजह से वहां पर लोग पलायन कर जाते हैं और नगरीकरण का विस्तार हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, आज भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता कुछ ऐसे महानगर है, तो उन महानगरों की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो रोजगार उपलब्ध, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ, औद्योगिक क्रिया ज्यादा होती है, जिस वजह से वहां पर लोगों को रोजगार मिल जाता है, काम धंधे मिल जाते हैं, जिस वजह से वहां पर लोग जो है वो अपनी जो जीवन शैली है उसको उच्च स्तर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस वजह से नगरीकरण का जो संगठन है वो नगरीकरण का उद्भव होता है। अब बात करते हैं नगरीकरण का अर्थ। सामान्य अर्थ में नगरों का हो जाना, जो सामान्य में बात करते हैं नगरों का हो जाना, जैसे कि ये जो नगरीकरण है वो प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। हम बात करें इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी के जो नगर है वो एक सुनियोजित नगर प्रणाली थी, और बाढ़ के आ जाने से, सिंधु नदी में बाढ़ के आ जाने की वजह से वहां पर जो पूरा नगर था वो पूरा ध्वस्त हो गया, और बाद में फिर नई वैदिक संस्कृति आती है, तो वो बाहर की बात है। लेकिन यहाँ पर नगरीकरण का जो सीधा सा अर्थ है वो नगरों का होना होता है। ग्राम है, प्रधान समाज के नगरी समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। अब नगरीकरण की परिभाषा को व्यक्त करें तो नगरीकरण से आशय ग्रामीण अधिवासियों के नगरों के रूप में रूपांतरण की एक समन्वित विधि, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों का आकार, स्वरूप, कार्यात्मक भूमि, उपयोग, परिवहन व संचार के साधन, जीवन स्तर, मानवीय मूल्य, सामाजिक स्तर आदि में गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसे नगरीकरण कहते हैं। नगर क्षेत्र विशेष की तत्कालीन मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक होते हैं। यहाँ साधारणतया अधिक जनसमूह संकेंद्रित रहता है। किसी क्षेत्र के नगर उसके भौतिक विकास तथा सांस्कृतिक प्रगति के सूचक होते हैं। नगरों के उत्थान के साथ ही श्रम विभाजन तथा उद्योगों के विशिष्टीकरण का विकास होता है, और उनके फलस्वरूप धन धान्य, कला कौशल, विज्ञान आदि को प्रोत्साहन मिलता है। वास्तव में नगरों की जो उत्पत्ति है, उनका विकास मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्रोफेसर ब्लास के अनुसार नगर एक सामाजिक संगठन होता है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह मानव सभ्यता की उस सीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जिस तक कुछ क्षेत्र नहीं पहुंच पाते और जहां शायद कभी पहुंच भी न सके। भारत ने नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक समझे, उसके पहले हम बात करेंगे नगरीकरण का संगठन। भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो संगठन है वो किस तरीके से बना हुआ है, तो भारत सही अर्थों में ग्रामीणों का देश है। 1961 यानी कि 1961 के जनगणना के अनुसार 82.1%
जनसंख्या गांवों में एवं 18.0% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यानी कि गांवों में लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि भारत है, भारत की जनता, भारत कहाँ बसता है? भारत गांवों में बसता है। तो गांव की जनसंख्या जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वहां पर लोगों को एक तरीके से भोले भाले लोग होते हैं। जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहां पर किस तरीके से परिवार नियोजन को कार्य करते हैं, तो वो जो नगरीय लोग जो होते हैं वो एक तरीके से पड़ोसी से संबंध रखते हैं, लेकिन गाँव के लोग जो होते हैं वो पड़ोसी को संबंध रखता है। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े पड़ोसियों के बीच में नहीं होते हैं। तो वो सारी बातें जो होती है वो ग्रामों में मिलती है, लेकिन नगरों में जो नगरीकरण बढ़ रहा है उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। सन 1921 में ग्रामीण जनसंख्या 88.8% और नगरीय जनसंख्या 11.2% थी। आगे हम बात करते हैं, किंतु उसके बाद की अवधि में देश की औद्योगिक उन्नति होने से नगरीय जनसंख्या 12% और 1951 में 17.3% थी। 1961 में 5,66,878 गांव और 2,699 नगर और कस्बे थे। 1971 में इनकी संख्या क्रमशः 575, 936 व 2,531 थी। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 19.20 व गांवों में 80.80% जनसंख्या रहती थी। यानी कि गांवों का नगरीकरण जो है वो हमेशा, गांवों में लोगों का जो जन्म निवास है वो हमेशा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में डाले तो वहां पर बढ़ता ही रहा है। 1981 में यह प्रतिशत 76.66 एवं 23.34 रहा है। 1991 में यह क्रमशः 74.28 व 25.72 थी। 2001 में यह क्रमशः 72.20 और 27.80 तथा 2011 में यह क्रमशः 68.84 और 31.16 है। अर्थात कुल जनसंख्या का 121.7 करोड़ में से 83.36 करोड़ ग्रामीण तथा 37.71 करोड़ नगरीय जनसंख्या है। अब भारत में ग्रामीण जीवन बड़ी विकसित अवस्था में मिलता है। यहाँ के गांव भारतीय संस्कृति के आधार रहे हैं। ग्राम वासियों का जीवन बड़ा ही संगठित होता है। अब प्राचीन काल के गांव तो प्राय स्वावलंबी ही होते हैं, इनमें आपसी सहयोग होता था। भारतीय गांवों का जन्म सहकारिता के आधार पर ही हुआ माना जाता है, किंतु वर्तमान शताब्दी में व्यक्तिवादी भावना में वृद्धि, संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, परिवहन के साधनों का विकास, नगरों में उद्योग धंधों के विकास हो जाने से ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर उन्मुख होना और ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विनाश आदि ऐसे आर्थिक और सामाजिक कारण रहे हैं जिनके गांवों का वैभव नष्ट हो गया है। फिर भी आज 2011 की बात करें तो देश में 68.84% जनसंख्या इन्हीं गांवों में रहती है। अब प्रोफेसर जो ब्लाश महोदय हुए हैं, प्रोफेसर ब्लाश महोदय ने बताया कि भारत गांवों का आदर्शम देश है। पूरे विश्व की बात करें तो भारत जो है वो गांवों का आदर्शम एक आइडल कंट्री है। ग्रामीण जनसंख्या का 26.5% भाग, कम जनसंख्या वाले गांवों में 48.8%, 500 से 2000 जनसंख्या वाले गांवों में 94.4% और 2000 से 5000 जनसंख्या वाले गांवों में और केवल 5.3% 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में रहता है। 2011 की जनगणना भारत के 6,40,867 गांव और 7,935 शहर हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहर और भारत में नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो इसमें हमारे दो कारक हैं, एक तो भौतिक कारक और एक है मानवीय कारक। हेडिंग लिए भारत में नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है भौतिक और दूसरा है मानवीय। भौतिक और मानवीय कारक। मानवीय कारक, भौतिक कारकों की बात करें तो
स्थिति, जलवायु, खनिज, जलापूर्ति, बसाव स्थान व स्थिति, उच्चावच, अपवाह प्रणाली, वनस्पति, ये इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। मानवीय कारकों की बात करें तो मानवीय कारकों में हम इसको वापस डिवाइडेशन करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनंकीय और अन्य। तो आर्थिक कारक, आर्थिक कारक। उसके बाद नंबर 2 है सामाजिक कारक, सामाजिक कारक। थर्ड है राजनीतिक कारक, थर्ड है राजनीतिक कारक। 4 है जनांकीय कारक, जनांकीय कारक। अब आर्थिक कारकों की बात करें तो आर्थिक कारक में कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन, तकनीकी विकास, खनिज, शक्ति संसाधन, व्यापार हो गया, पूंजी। एक होता है बाजार, एक है संचार। संचार भी कई तरीके से एक आर्थिक कारक है नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए। अगली हम बात करते हैं सामाजिक कारकों की। तो सामाजिक कारक में है जीवन स्तर, जीवन स्तर, शिक्षा प्रसार, शिक्षा प्रसार व केंद्र, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन, भौतिकवादी दृष्टिकोण, भौतिकवादी दृष्टिकोण, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर, जन सेवाएं, जन सेवाएं। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक कारकों की। तो राजनीतिक कारक में बात करते हैं प्रशासनिक दशाएं, एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन, प्रशासनिक दशाएं,
सेकंड है सैनिक गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां और सरकारी नीति व सहायता, सरकारी नीति व सहायता। उसके बाद जनांकीय कारकों की हम बात करें तो जनांकीय कारकों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। सेकंड हम बात करें प्रवास, अगली बात करें कृषि संसाधन, कृषि संसाधन पर जनसंख्या का दबाव, पर जनसंख्या का दबाव। आगे हम बात करें जनसंख्या का असमान वितरण, जनसंख्या का असमान वितरण। और लास्ट है जनसंख्या घनत्व में असमानता, जनसंख्या घनत्व में असमानता। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में सेवाएं, जनसंख्या के अनुपात में सेवाएं। इसमें इसके अलावा और भी धार्मिक है, शिक्षा स्तरीय रीति रिवाज है, रूढ़िबद्धता है, वो भी एक तरीके से कई प्रकार के कारक ही हो सकते हैं। लेकिन हम आज फिर बात करते हैं नगरीकरण को लेकर। तो भारत में नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है उसमें पहला है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारकों की बात करते हैं तो स्थिति, जलवायु, खनिज, जलापूर्ति, बसावस्थल स्थिति, उच्चावच, अपवाद प्रणाली और वनस्पति। उसके बाद हम बात करते हैं मानवीय कारकों की। मानवीय कारकों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनांकीय कारक। तो आर्थिक कारकों की बात करें तो आर्थिक कारक में कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन, तकनीकी विकास, खनिज, शक्ति संसाधन, पूंजी, बाजार और संचार के साधन। सामाजिक कारकों की बात करें तो सामाजिक कारक में जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर होना चाहिए, शिक्षा प्रसार व केंद्र, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, संयुक्त परिवार का विघटन, भौतिकवादी दृष्टिकोण, रोजगार के अवसर और जन सेवाएं। उसी तरीके से राजनीतिक कारकों की बात करें तो राजनीतिक कारकों में प्रशासनिक दिशाएं, सैनिक गतिविधियां, सरकारी नीतियां व सहायता। और जनांकीय कारकों की बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास, कृषि संसाधन पर जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या का असमान वितरण, घनत्व में असमानता, जनसंख्या के अनुपात में सेवाएं। ये कुछ नगरीकरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो आज हम बात करेंगे भौतिक कारकों की, चर्चा करते हैं। भौतिक कारक में जो स्थिति है, मैंने बताया था शुरू में कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो प्रभावित करती है किसी भी नगरीकरण को लेकर। किस तरीके से मैं बात करता हूं आपके कि मैदानी क्षेत्रों में मैंने बताया था शुरू में कि मैदानी क्षेत्रों में जो जनसंख्या का बसाव है सबसे ज्यादा घनत्व ज्यादा है। वहां पर मैदानों में जनसंख्या जो रहती है वो ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, सिर्फ रोजगार को लेकर। मैदानी भागों में जनसंख्या का ज्यादा निवास होने के पीछे जो मुख्य कारण ये है कि वहां पर सारी सुविधाएं, रोजगार है, कृषि क्रियाएं हैं। क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर कृषि और औद्योगिक क्रिया जो होती है वो मैदानी भागों में पाई जाती है। मैंने बताया था कि उत्तर का जो मैदान, विशाल मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग जो है, इधर पश्चिमी राजस्थान है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जो है, वहां पर मैदानी जो भाग है उस क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण उसकी स्थिति का होना है। इसके विपरीत हम दूसरी बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो कम निवास करते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण वहां का क्या है? वहां का मुख्य कारण यह है कि वहां पर लोगों को
जो भोजन बनाने के लिए वायु वहां पर कम है, जिस वजह से वहां पर जो हीट होती है वो कम पड़ती है। इस वजह से भोजन जो होता है वो देर से पकता है, भोजन जो होता है वो ऊंचे स्थानों पर देर से पकता है, जिस वजह से वहां पर लोग कम निवास करना पसंद करते हैं। तो स्थिति का जो प्रभाव है वो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, जिस वजह से स्थिति जो है वो नगरीकरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बनता है। आगे हम जलवायु, खनिज, जलापूर्ति, बसावस्थान, स्थिति, उच्चावच प्रवाह, वनस्पति, आर्थिक कारक, कृषि, व्यापार, उद्योग आदि सारी बात करेंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम और ज्यादा पढ़ेंगे। आपने एलबीएस गदौरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।